विराज अभिमन्यु को माफ नहीं कर सकता था। अभिमन्यु ने जो कुछ भी किया था उससे होटल के डेवलपमेंट पर सीधा असर हुआ था। विराज जिंदल, जो जिंदल परिवार का सक्सेसर था, वो मन ही मन अपने आप को कोस सकता था, क्योंकि अभिमन्यु का ये कांड उसकी आंखों के सामने पहले नहीं आया था। लेकिन साथ ही साथ विराज होटल के डेवलपमेंट के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। हालांकि द व्रिसा होटल जिंदल परिवार के लिए चेरी ऑन द टॉपिंग था और जिंदल परिवार को इस होटल के फाइनेंशियल स्टेटस से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके बाद भी विराज के लिए इस मामले को गंभीरता से लेना जरूरी था। नंदिनी, ये मैटर अब पूरी तरह से तुम्हारा है, सॉल्व इट। अगर अभिमन्यु की पोजीशन रिवोक्ड हुई तो उस गैप को फिल करने के लिए तुम हो ही। जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही नंदिनी स्टन रह गई थी। अब मैं दरअसल नंदिनी ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विराज अचानक से उसे ये सब कहेगा। नंदिनी कंपनी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थी, एशिया पैसिफिक में सीईओ थी और अभिमन्यु के मुकाबले वो कम से कम उससे 2 लेवल ऊपर थी। लेकिन अभी जो उसने विराज के मुंह से सुना कि उसे अभिमन्यु की जगह लेनी है, तो क्या नंदिनी का डिमोशन होने वाला था? आखिर इसके पीछे की कहानी क्या हो सकती थी? क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? जब विराज ने देखा कि नंदिनी के चेहरे के हाव भाव अचानक से बदल गए हैं, तो तुरंत ही विराज ने नंदिनी से कहा, नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं राजी हूँ, मैं तैयार हूँ। आई विल ऑलवेज फॉलो योर इंस्ट्रक्शंस। भला विराज के सामने नंदिनी की भी कहाँ बोलने की हिम्मत थी। जैसा विराज ने कहा वैसा उसे मानना पड़ा था। तो फिर ठीक है, मामला यहीं खत्म करते हैं। उस मैटर को अच्छे से डील करना, मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ। ये बोलते हुए जैसे ही विराज पीछे मुड़ा और होटल की लॉबी से लिफ्ट की तरफ बढ़ने ही लगा था कि तभी अचानक से उसके कान में एक आवाज आई, मिल गया, हमें वो लड़का मिल गया। उस आवाज को सुनकर सभी लोग एक पल के लिए स्टन रह गए थे। उसके बाद सभी का ध्यान उस डायरेक्शन में गया जहां से वो आवाज आई थी। जब विराज ने भी उस आवाज का पीछा किया और उस इंसान को देखा जिसके मुंह से वो शब्द बाहर आए थे, तो विराज के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। वो इंसान और कोई नहीं बल्कि वो बूढ़े अंकल थे जिन्हें विराज ने अभिमन्यु की बीवी डिंपल से बचाया था। रुको रुको, तुम आगे नहीं जा सकते अंकल। होटल द व्रीसा के सिक्योरिटी गार्ड ने उन बूढ़े अंकल को होटल में एंट्री करने से रोका, क्योंकि उनका सिक्योरिटी चेक नहीं हुआ था। लेकिन उन बूढ़े अंकल को ये सब कहाँ पता था। उन्होंने उस सिक्योरिटी गार्ड की बातों की कोई परवाह नहीं की और अपने पोते के साथ फुल स्पीड में सिक्योरिटी चेक को तोड़ते हुए विराज की तरफ बढ़ने लगे थे। दरअसल जब उन बूढ़े अंकल ने देखा कि डिंपल भी वहां मौजूद है, तो उन्हें लगा कि विराज की जान को खतरा है। तुरंत ही वो विराज को बचाने के लिए फुल स्पीड में भागने लगे थे। विराज सर, बी केयरफुल। जब नंदिनी ने देखा कि वो बूढ़ा आदमी एग्रेसिवली विराज की तरफ भागते हुए आ रहा है, तो नंदिनी तुरंत ही विराज के सामने आकर खड़ी हो गई थी। जब विराज ने नंदिनी के इस मूव को देखा, तो विराज तुरंत ही थोड़ा साइड में हुआ और उसने अपना हाथ नंदिनी की कमर पर रख दिया था और उसे साइड में खींचते हुए उन बूढ़े अंकल के हमले से बचाया। क्या तुम ठीक हो? तुरंत ही विराज ने नंदिनी से पूछा। इस वक्त विराज का चेहरा नंदिनी से सिर्फ 20 सेंटीमीटर दूर था। इस सिचुएशन को महसूस करते हुए नंदिनी के चेहरे पर ब्लश आ गया था और तुरंत ही उसने अपना चेहरा नीचे करते हुए कहा, जी विराज सर, मैं एकदम ठीक हूँ। इसी के साथ होटल के बाकी के सिक्योरिटी गार्ड्स भी अब इकट्ठा हो गए थे और साथ ही साथ कुछ बॉडीगार्ड्स भी वहां पहुंच गए थे। नंदिनी ने तुरंत ही सभी को ऑर्डर देते हुए कहा, तुम लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हो? विराज सर की जान खतरे में, पकड़ो इस आदमी को। जैसे ही नंदिनी के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही सिक्योरिटी गार्ड्स भागते हुए उन बूढ़े अंकल की तरफ बढ़ने लगे थे। इससे पहले कि वो सिक्योरिटी गार्ड्स उन बूढ़े अंकल पर कोई हमला करते, तुरंत ही विराज ने अपनी बुलंद आवाज में कहा, रुक जाओ। जब नंदिनी ने देखा कि विराज ने सिक्योरिटी गार्ड्स को रोक दिया है, तो तुरंत ही नंदिनी ने विराज से सवाल किया, विराज सर क्या हो गया? आपने इन्हें क्यों रोका? मिसअंडरस्टैंडिंग, वो भी तुम लोगों को। ये मुझे यहाँ बचाने आए हैं। मुस्कुराते हुए विराज ने कहा, बचाने आए हैं? नंदिनी अभी समझी भी नहीं थी कि तुरंत ही उन बूढ़े अंकल ने अपना मुंह खोलते हुए कहा,
हाँ, हम इन दोनों भाइयों को बचाने आए हैं। जैसे ही बूढ़े अंकल के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही उन अंकल का पोता, जिसे डिंपल ने धक्का देकर नीचे गिरा दिया था, वो भागते हुए विराज और जितिन के पास पहुंच गया था। भैया, क्या उन बुरे लोगों ने आपको बुली किया? मासूम अंदाज में उस छोटे बच्चे ने विराज से कहा। उस बच्चे की बात सुनकर विराज ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उस बच्चे के सर पर फेरा और कहा, परेशान मत हो, मैं एकदम ठीक हूँ। वो बुरे लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। विराज सर, ये सब क्या चल रहा है? नंदिनी के पजल्ड चेहरे को देखकर तुरंत ही विराज ने डिंपल की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये तुम्हें मिस डिंपल से पूछना चाहिए। मुझसे बेहतर इसका जवाब सिर्फ वो ही दे सकती है। जैसे ही विराज के मुंह से डिंपल ने अपना नाम सुना, वैसे ही डिंपल के होश उड़ गए थे। अभी उसके पति का वो मैटर निपटा भी नहीं था कि अब उसका मैटर फिर से खुलने लगा था। विराज सर, मैं माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मुझे पता है कि मुझसे गलती हुई है। मैं आगे से कभी भी आपको गुस्सा दिलाने की। इससे पहले कि रोती बिलखती डिंपल अपनी पूरी बात सामने रख पाती, विराज ने तुरंत ही अपना हाथ दिखाते हुए उसे आगे बोलने से रोका और उसकी बात को बीच में ही टोकते हुए कहा, मुझसे माफी मत मांगो, मुझे उसकी जरूरत भी नहीं है। अगर तुम्हें वाकई में माफी मांगनी है तो तुम्हें इससे मांगनी चाहिए। ये बोलते हुए विराज ने उस छोटे बच्चे की तरफ इशारा किया। तभी डिंपल को समझ में आया कि आखिर विराज कहना क्या चाहता है। तुरंत ही डिंपल ने अपना मुंह खोलते हुए उस छोटे बच्चे से कहा, बेटा, मैं जानती हूँ कि वो सारी गलती मेरी थी। मुझे आपको और आपके पापा को बुरा भला नहीं कहना चाहिए था। मैंने जो कुछ भी आपके साथ किया उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। क्या आप मुझे माफ कर सकते हो और एक चांस दे सकते हो? जब उस छोटे बच्चे ने डिंपल को उससे माफी मांगते हुए देखा, तो वो बच्चा ना जाने कौन से ख्यालों में खो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से डिंपल को हो क्या गया था। थोड़ी देर पहले जो लड़की अपने आदमियों को बुलाकर विराज और जितिन को वहां से ले गई थी, वो अचानक से इतनी ओबीडिएंट कैसे हो गई थी? उन बूढ़े अंकल को भी माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तुरंत ही उन बूढ़े अंकल के कदम विराज की ओर बढ़े और उन्होंने कंफ्यूज्ड लुक के साथ विराज से पूछा, बेटा, क्या इस होटल में तुम्हारे रिश्तेदार काम करते हैं? जी अंकल। जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही उन बूढ़े अंकल ने भी अपना मुंह खोलते हुए कहा, तभी मैं सोचूं कि ये लोग तुम्हारे ऑर्डर को इतना अच्छे से फॉलो क्यों कर रहे हैं। चलो, अच्छा है, तुम सेफ हो। उन बूढ़े अंकल की बात सुनकर विराज के चेहरे पर हंसी आ गई थी। तुरंत ही विराज ने उन बूढ़े अंकल से कहा, आप एकदम सही कह रहे हैं अंकल। इस होटल में मेरे रिश्तेदार काम करते हैं, लेकिन उनकी पोजीशन बहुत ऊंची है। उसका कोई मुकाबला भी नहीं कर सकता है। इससे पहले कि वो बूढ़े अंकल विराज की इस बात को अच्छे से समझ पाते, नंदिनी ने तुरंत ही अपना मुंह खोलते हुए कहा, अंकल, अगर आप थक गए हैं तो आप आराम से यहाँ रुक सकते हैं और रेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ खाना है तो अभी आपके पास शेफ आ जाएगा। जो भी आपको खाना है आप आराम से खाइए। होटल इंडस्ट्री में नंदिनी को काफी तजुर्बा था। उसे विराज और उन बूढ़े अंकल के बीच का रिलेशनशिप अच्छे से समझ आ गया था और उस रिश्ते की मिठास को जारी रखते हुए नंदिनी ने मुस्कुराते हुए अपनी बात सामने रख दी थी। क्या सच में? आर यू सीरियस? नंदिनी की बात सुनकर वो बूढ़े अंकल अचानक से कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गए थे। तुरंत ही उन्होंने विराज का हाथ पकड़ते हुए धीमी आवाज में कहा, बेटा, तुम्हारी वाइफ तो बहुत खूबसूरत और काइंड है। तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। उन बूढ़े अंकल की बात सुनकर विराज अचानक से जोर जोर से खांसते हुए बोला, दादाजी, आपको गलतफहमी हुई है। वो मेरी वाइफ नहीं है। जैसे ही विराज ने ये कहा, वैसे ही वो बूढ़े अंकल फिर से बोले, हाँ हाँ, गर्लफ्रेंड है, मैं समझ गया। आजकल की यंग जनरेशन यही कहती है ना। हमारे समय में हम इतने मॉडर्न ख्यालात के नहीं थे। उन बूढ़े अंकल की बात सुनकर विराज अच्छे से समझ गया था कि वो चाहे उन्हें कितना भी समझाए,
लेकिन वो समझने वाले नहीं थे। विराज भी उस मामले में कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहता था, इसीलिए तुरंत ही विराज ने टॉपिक बदलते हुए कहा, दादाजी, आप इस होटल में आए हैं तो मैं आपको ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। आप प्लीज अंदर चलिए, थोड़ा आराम कीजिए और मैं आप दोनों के लिए स्पेशल खाने का इंतजाम करवाता हूँ। क्या बात है, थैंक यू सो मच भैया। ये बोलते ही वो छोटा बच्चा खुशी से उछल पड़ा था और होटल की लॉबी में भागते हुए चक्कर काटने लगा था। जब उन बूढ़े अंकल ने अपने पोते को होटल में नाचते हुए और भागते हुए देखा, तो तुरंत ही उन्होंने अपने पोते को डांटते हुए वापस बुलाया। इधर आओ, ये क्या कर रहे हो? भूल गए हम कौन हैं? विराज को उन बूढ़े अंकल की ये बात कुछ समझ में नहीं आई। तुरंत ही विराज ने उन बूढ़े अंकल से कहा, अंकल क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है? अरे बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बस मुझे लगता है कि हम यहाँ फिर कभी आएंगे। हम दोनों दादा और पोता 2 दिन से नहाए नहीं हैं। हमें इतने खूबसूरत और साफ होटल में कैसे एंटर कर सकते हैं? एक दिन हम शावर लेकर यहाँ पर जरूर रहने आएंगे। ये बोलते हुए उन बूढ़े अंकल के चेहरे पर एम्बैरेसमेंट और इंफीरियरिटी साफ साफ दिखाई दे रही थी। बूढ़े अंकल के चिल्लाने से उनका पोता भी उनके पास लौट आया था और अपने दादाजी की बात सुनकर उनसे अपने कपड़ों को और अपने जूतों को देखा और मुस्कुराते हुए विराज से कहा, भैया, मैं ये सब कुछ साफ करके वापस आऊंगा। दादा और पोते की ये सब बातें सुनकर विराज का दिल दहल उठा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी छाती पर बहुत बड़ा पत्थर रख दिया हो। अचानक से उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। चूंकि अपने जीवन में विराज ने भी ऐसे पल देख रखे थे, इसीलिए उन पलों का एहसास विराज को भी महसूस होने लगा था। तुरंत ही विराज उस छोटे बच्चे की तरफ बढ़ा और उसके दोनों गालों को खींचते हुए बोला, ओए हीरो, सब कुछ तो ठीक है, तू इतना नाटक क्यों कर रहा है? क्या नाम है तुम्हारा? विराज की बात सुनकर उस छोटे बच्चे ने तुरंत ही अपना मुंह खोलते हुए कहा, रवि, रवि किशन। हाँ तो रवि किशन जी, क्या आपको आपके पापा की याद आती है? विराज की बात सुनकर वो छोटा बच्चा उदास हो गया था। मुझे मुझे वो बोलना तो चाहता था, लेकिन बोलने से हिचकिचा रहा था। अरे साफ साफ बोलो, तुम्हें पापा की याद आती है या नहीं? जब विराज ने दूसरी बार रवि से ये सवाल किया, तो तुरंत ही उसने अपना मुंह खोलते हुए कहा, हाँ आती है, लेकिन पापा जेल में है और वो बाहर नहीं आ सकते। मुझे दादाजी की सारी बातें माननी पड़ती है, जिससे वो मुझसे गुस्सा ना हो। पापा ने दादाजी को परेशान करने के लिए मना किया है। रवि की बात सुनकर विराज ने फिर से एक बार उसके गाल खींचे और अपना मुंह खोलते हुए कहा, ठीक है रवि, तू अभी अपने दादाजी के साथ होटल के कमरे में जाओ और अच्छे से नहा धोकर तैयार हो जाओ। मैं भी अपने कमरे में जाकर रेडी हो जाता हूँ। उसके बाद में तुम्हें दोपहर में तुम्हारे पापा से मिलवाने ले चलूंगा। जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही रवि खुशी से उछलता हुआ बोला, क्या सच में? विराज ने जो कुछ भी रवि से कहा, उसे सुनकर वो बूढ़े अंकल भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। तुरंत ही उन्होंने अपना मुंह खोलते हुए कहा, बेटा, तुम हमसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? क्या विराज झूठ बोल रहा था? उन बूढ़े अंकल और रवि को होटल में रोकने के लिए क्या विराज ने झूठ का इस्तेमाल किया था? लेकिन अगर ये सच था, तो जब रवि अपने पापा से मिलेगा, तो उसका कैसा रिएक्शन होगा? क्या रवि के पापा को विराज जानता था? क्या विराज और रवि के पापा के बीच में कोई कनेक्शन निकलने वाला था? आखिर ये कहानी किस मोड़ पर लेकर जाने वाली थी? ये जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।